कृषि जो है अपनी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति। आपको पता है जब देश आजाद हुआ था तो बहुत गरीबी थी, हमारे यहाँ खाद्यान्न इतना नहीं होता था कि हम सबको भोजन प्रोवाइड कर सके। लेकिन जब हरित क्रांति आती है, उन्नत किस्म के बीज आते हैं, खाद का उपयोग किया जाता है, सिंचाई होती है, तो ये जो उत्पादन है अधिशेष होता है या ज्यादा होता है और फिर हम धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हैं। और वर्तमान में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हमारा जो कृषि है वो सबको भोजन प्रोवाइड करने में सक्षम है, यानी कि कृषि जो है वो सबको खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कृषि जो है वो खाद्यान्न की आपूर्ति करती है। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास के लिए कृषि क्षेत्र का महत्व। तो आपको पता है ज्यादातर जो उद्योग होते हैं वो कच्चे माल पर आधारित होते हैं और वो जो कच्चा माल होता है मोस्टली कृषि से ही प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं कि अगर कपड़ा बनाना है तो इसके लिए कपास की जरूरत होती है, चीनी बनाना है तो उसके लिए गन्ने की जरूरत होती है, जूट के सामान बनाने हैं तो उसके लिए पटुआ की जरूरत होती है, या ऐसे ही आप देखते हैं कहवा, काफी, इन सारी चीजों का जो उत्पादन है, रबर है, सब कुछ आप देखेंगे तो कृषि से ही कच्चे माल के रूप में मिलता है और वो आगे जाकर के उद्योगों में प्रसंस्कृत होकर नया रूप लेता है और फिर जो है वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के रूप में सामने आता है। लेकिन उनको ज्यादातर जो कच्चा माल है वो कृषि ही उपलब्ध कराती है। तो आज हमारे ज्यादातर जो उद्योग धंधे हैं वो कृषि पर ही हैं। आपको पता है सबसे बड़ा जो उद्योग के रूप में हमारे देश में है वो कपड़ा मिल उद्योग है और उसको भी जो कपास है वो हमारा कृषि ही प्रोवाइड करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो उद्योग है ज्यादातर कृषि पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है कृषि, बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कहवा, कपास, रेशम और जो भी तंबाकू है, खाने पीने की चीजें हैं, ये सारी चीजें हम विश्व में निर्यात करते हैं, बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं। कृषि के क्षेत्र में या सब्जी के क्षेत्र में या फल उत्पादन के क्षेत्र में हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन निर्यात में हमारा जो कृषि प्रोडक्ट है ये लगभग सबसे ज्यादा होता है। या आप देख सकते हैं जो कृषि में खाद्यान्न है इसका भी हम बड़े पैमाने पे निर्यात करते हैं उन देशों को जहाँ पे खाद्यान्न की कमी है या जहाँ पे जो गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न की जरूरत होती है। तो कृषि एक महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए जरिया है जिससे हम अच्छा खासा इनकम प्राप्त करते हैं निर्यात करके। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कृषि का योगदान निर्यात में भी है। गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो कृषि निभाती है, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। आप देखते हैं जो गांव के ज्यादातर गरीब हैं या जो छोटे परिवार हैं वो कृषि पर ही निर्भर होते हैं। जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन जो कृषक हैं, जो श्रमिक हैं, वो दूसरों के लैंड पे कृषि करते हैं और अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर ही आधारित होते हैं। यानी कि हमारे यहाँ आज भी बहुत ज्यादा गरीबी है। आपको पता है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, सबसे ज्यादा कुपोषण से जो है ग्रसित लोग हैं हमारे यहाँ, और सबसे ज्यादा एक तरीके से कहीं कृषि पर निर्भर भी जनसंख्या हमारे यहाँ है। और ज्यादातर जो भोजन है लोगों को या जो जीविकोपार्जन है लोगों का वो कृषि से ही होता है। तो ये बहुत ही सही है, बिल्कुल करेक्ट है कि जो आपका भूमि मतलब जो है गरीब है, गरीबी उन्मूलन में कृषि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण में सहयोग। पूंजी निर्माण में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। जो कृषि इन सारी चीजों में इतना ज्यादा योगदान दे रही है तो जाहिर सी बात है अगर अर्थव्यवस्था में यानी कि उद्योग धंधों में योगदान दे रही है, प्राथमिक क्षेत्र में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, तो जाहिर सी बात है कि पूंजी निर्माण में ये बहुत ही जो है यूजफुल है। अगर हम इसमें और भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, नए नए कृषि पद्धति का उपयोग करें, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करें और नए नए तरीकों से जो है इजाद करके कृषि को आगे बढ़ाएं या सक्सेस करें, जैविक कृषि करें और जैविक खादों का प्रयोग करें तो हम और भी बेहतर परिणाम ला सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं कृषि के क्षेत्र में। क्योंकि आपको पता है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो कृषि युक्त लैंड है वो इंडिया के पास है, लेकिन हमसे कम लैंड होने के बावजूद जो चाइना है वो हमसे जो है खाद्यान्नों में, सब्जी में, फल में हमसे हमेशा आगे रहता है। क्योंकि उनके यहाँ टेक्नोलॉजी है, उनके यहाँ जो है वैज्ञानिक पद्धति से कृषि होता है। भारत में ऐसा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन जिस दिन हम ऐसा कर लेंगे तो विश्व में हम सबसे आगे होंगे। क्योंकि लैंड जो है कृषि योग्य वो इंडिया के पास विश्व में सबसे ज्यादा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हेडिंग है भारत कृषि का स्वरूप। भारत में कृषि का स्वरूप क्या है? तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कृषि का स्वरूप क्या है, तो निम्न उत्पादकता है, यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता है। अगर यही चीज हम डेवलप कर ले जाए, बढ़ा ले जाए, यानी कि जो कम लैंड में ज्यादा उत्पादन करना शुरू कर दे तो सबसे ज्यादा जो अनाज का उत्पादन है पूरे विश्व में वो इंडिया करने लगेगा। यानी कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो हमारे लैंड की बहुत कम है। जो
क्योंकि हमारे पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि हम उन्नत किस्म के बीज, खाद और जो प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग करके कृषि में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, जिससे इसराइल वगैरह करते हैं। जिस दिन ऐसा हम लोग करने लगेंगे तो उत्पादकता हमारी बढ़ जाएगी। आगे है पॉइंट नेक्स्ट, लघु उद्योग। ये भी बहुत बड़ी परेशानी है। आपको पता है बच्चे कि इंडिया में जो 80% लैंड है वो जो है बहुत कम लोगों के पास है, और जो 80% जनसंख्या है यानी कि 80% लैंड 20% लोगों के पास है, और जो आप देखेंगे 80% जो लोग हैं उनके पास सिर्फ 20% लैंड है, और वो लैंड लघु सीमांत किसानों के रूप में लोगों के पास है, यानी कि 2 हेक्टेयर से कम लैंड जो है ज्यादातर लोगों के पास है। यानी कि जो खेत हैं वो काफी छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, जिनमें बहुत अच्छे से हम वर्क नहीं कर पाते हैं, यानी कि प्रौद्योगिकी का, मशीनरी का उसमें बहुत अच्छा उपयोग ना कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी एक बड़ा रीजन है कि हम बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जोतें हैं वो काफी छोटी हैं, यानी कि लघु स्थिति में है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का आधिक्य। आप इसमें देखेंगे जो कृषि में है बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो हमारी कृषि है ये मौसम पे आधारित होती है, इसीलिए इसमें मौसमी बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। यानी कि जब भी मानसून का मौसम होता है या आप देखेंगे रबी और खरीफ के मौसम में ही कृषि में लोगों को रोजगार मिल पाता है, जबकि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो रोजगार देता है वो कृषि देता है। लेकिन जैसे ही सीजन ऑफ होता है यानी कि फसल कट जाते हैं तो लगभग 2-3 महीने के लिए फिर लोगों को कोई काम नहीं मिलता है। ऐसे में जो गरीब काश्तकार हैं, जो गरीब किसान मजदूर हैं, जो दूसरों के लैंड में काम करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। तो हमारे लिए कृषि में ये कुछ चीजें हैं जो परेशानी आज भी क्रिएट कर रही हैं, इनको अगर दूर कर लिया जाए तो हम और भी अच्छा कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का आधिक्य बिल्कुल सही है। भूस्वामी जो है काश्तकार संघर्ष, आप यहाँ देख सकते हैं भूस्वामी और काश्तकार संघर्ष, ये प्राचीन काल से ही बना हुआ है। भूस्वामियों के बीच और काश्तकारों के बीच संघर्ष, क्योंकि आपको पता है कि जो भूस्वामी है बहुत कम संख्या में है और उनके पास लैंड बहुत ज्यादा है, और जो काम करने वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा है और वो उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो बड़े भूस्वामी होते हैं वो छोटे काश्तकारों के जो है जरूरतों को या उनके मतलब जो है हित को उतना ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उनका शोषण होता है और बड़े पैमाने में यहाँ पे क्या होता है, टकराव बढ़ता है। चाहे जमींदारी प्रथा ले लीजिए अंग्रेजों के टाइम की, तब भी जो है किसानों का बहुत शोषण होता है। हाँ, महलवाड़ी में भी ऐसी स्थिति थी, आपने देखा जब रैयतवाड़ी आती है तो वहाँ पे भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। यानी कि जो बड़े भूस्वामी हैं वो छोटे काश्तकारों की जरूरतों को ध्यान नहीं रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा फायदा खुद लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो भूस्वामी और काश्तकार हैं उनके बीच टकराव की स्थिति बनती है, और ये प्राचीन काल से आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति बनी हुई है और ये आज भी होता है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाह कृषि। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है कि इंडिया में जो कृषि है उसको हम निर्वाह का माध्यम मानते हैं, यानी कि वहां से हम पूंजी आधिक्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या जिनके पास लैंड है वो भी ये नहीं सोच पाते कि हम उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके उससे ज्यादा से ज्यादा पूंजी क्रिएट करें। तो हमारे यहाँ कृषि आज भी निर्वाह का माध्यम बना हुआ है, क्योंकि जो ज्यादातर जनसंख्या है उसके पास लैंड बहुत कम है, और उस लैंड से वो सिर्फ इतना उत्पादन कर पाती है कि वो अपने परिवार का और अपना 2 टाइम का भोजन इकट्ठा कर सके। यानी कि बहुत कुछ बेहतर नहीं कर पाती, निवेश नहीं कर पाती, या अपना जो है अधिशेष उत्पादन नहीं कर पाता, उसको बचा नहीं पाता, क्योंकि वो काफी छोटा लैंड होता है और उसके जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है। इसीलिए कृषि आज भी भारत के लिए सिर्फ निर्वाह का माध्यम है, यानी कि जीवन किसी तरह चलता है, खाने पीने की चीजें वहां से मिल जाए वही बहुत है। तो आज की कृषि क्या है, भारतीयों के लिए निर्वाह है, यानी कि ज्यादातर जनसंख्या सिर्फ निर्वाह के लिए ही उस पर निर्भर है, बाकी चीजों के लिए, इनकम के लिए उन्हें दूसरे साधनों को ढूंढना पड़ता है। नेक्स्ट है, आप इसमें देखेंगे बच्चे, जो है वर्षा पर आधारित निर्भरता, यानी कि अत्यधिक जो निर्भरता है वो वर्षा पर है। ये भी बहुत सही है कि भारत में कहा जाता है कि जो भारत की कृषि है वो मानसूनी जुआ है, यानी कि अगर मानसून अच्छा आया तो कृषि अच्छा होगा, अगर मानसून नहीं आया ठीक से तो कृषि गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि हम आज भी ज्यादातर जो हमारी निर्भरता है वो वर्षा के ऊपर है, अगर वर्षा हुई तो कृषि अच्छी होगी, अगर वर्षा नहीं हुई तो कृषि हमारी प्रभावित हो जाती है। तो इस वजह से मानसून हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, और हमारे उस पर निर्भरता होने की वजह से हम कहीं ना कहीं हमारा जो उत्पादन है वो बड़े पैमाने पर प्रभावित हो जाता है।
अगर हम सिंचाई की उन्नत व्यवस्था कर ले, नहरों का निर्माण कर ले, तालाबों का निर्माण कर ले, नदियों के जल का उपयोग कर ले, तो शायद हमारी जो कृषि है उसमें आत्मनिर्भरता आ जाए। लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं हो पाया है, यानी कि ज्यादातर जो सिंचाई हो पाती है लैंड की, वो आप देखेंगे तो वर्षा पे ही निर्भर होती है। अगर वर्षा होती है तो ही हम बहुत बेहतर उत्पादन कर पाते हैं। तो आज भी हमारी जो कृषि है वो क्या है, वर्षा आधारित है। इसके अलावा आप देखेंगे पिछड़ी तकनीकी, आपको पता है आज भी जो है ज्यादातर गरीब लोग ही कृषि कर रहे हैं, या जो लोग हैं उनके पास बहुत छोटा लैंड है, उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो अच्छे तकनीकी का प्रयोग कर सके। तो जो कार्य करने का तरीका है या जो तकनीकी, वही प्राचीन जो है तकनीकी अपनाए हुए हैं, जिसकी वजह से भी हमारी कृषि बहुत ज्यादा उन्नत नहीं कर रही है या बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा कृषि के क्षेत्र में। तो एक उन्नत टेक्नोलॉजी ना होना भी एक बड़ा रीजन है हमारा कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा होना। नेक्स्ट जो है बच्चों, आधुनिक कृषि आदतों संसाधनों का अभाव। मतलब आधुनिक होता है संसाधन, यानी कि जो आधुनिक कृषि के संसाधन है उसकी कमी है। और आधुनिक संसाधन में क्या होता है, तो कृषि के लिए संसाधन में आप देखते हैं बीज होता है, कीटनाशक होते हैं, उर्वरक होता है, मशीन होते हैं, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होती है। ये सारी चीजें आज भी हमारे पास नहीं है, इन सबका आज भी अभाव है। ज्यादातर जो जनसंख्या है वो इन सारी चीजों को उपलब्ध नहीं करा पाती कृषि में, और जैसे तैसे वो उत्पादन करते हैं, इस वजह से जो उत्पादकता है वो हमारे लैंड का बहुत कम होता है। जो नेक्स्ट है वो है कि खेती के अपखंडन और उपविभाजन की समस्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपखंडन और उपविभाजन की समस्या। आपको पता है कि लैंड एक तो ऐसे ही छोटे छोटे हैं सबके पास, ऊपर से जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो हमारे देश का बहुत ज्यादा है। जो खेत है वो मान लीजिए किसी के पास 1 बीघे खेत है और उसके फिर जो है 3 बच्चे या 4 बच्चे हो गए, तो उस लैंड का उप विभाजन हो जाएगा, यानी कि वो और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। फिर उनके बच्चे होंगे तो वो और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो ये उप विभाजन की एक बड़ी समस्या है कि उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि ज्यादातर जो जमीन है वो मेड़ के रूप में खत्म हो जाता है और जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, उत्पादकता उतनी हो नहीं रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी जो है परेशानी का विषय है। और दूसरा है अपखंडन। अपखंडन का मतलब होता है कि जो लैंड है लोगों के पास वो भी एक जगह नहीं होते, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कई जगह में बटे होते हैं। ऐसी स्थिति में और भी परेशानी होती है कि जब लैंड है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कई जगह है, तो हर जगह सिंचाई की व्यवस्था कर पाना, हर जगह फसल की सुरक्षा कर पाना और उसकी देखभाल कर पाना संभव नहीं होता है। तो ये भी एक रीजन होता है कृषि में उत्पादन अच्छा ना प्राप्त कर पाना। एक तो विभाजन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो खेत है वो छोटे होते चले जाते हैं, और दूसरा जो है खेत बिखरे हुए हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं, जिससे उसमें बहुत अच्छा हम जो है इनपुट नहीं दे पाते हैं और उत्पादन में बहुत अच्छा प्राप्त नहीं होता है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है विभाजन और अपखंडन। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन में क्षेत्रीय विषमता। आप देखेंगे बच्चों हमारे यहाँ ये विषमता बहुत ज्यादा पाया जाता है। आप जहाँ देखेंगे कि हरियाणा और पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ आप देखेंगे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम पाया जाता है। यूपी में भी आप देखेंगे इतना ज्यादा लैंड है, लेकिन पश्चिमी जो यूपी है यहाँ पे उत्पादकता बहुत अच्छा है, बेहतर है। पंजाब के जैसे वो लोग उत्पादन करना जानते हैं। लेकिन आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे आज भी परंपरागत तरीके से कृषि किया जाता है और कृषि में उत्पादकता बहुत कम है। तो ये भी एक परेशानी है कि इंडिया में हर जगह न तो सिंचाई की व्यवस्था है, न ही उन्नत किस्म के टेक्नोलॉजी की व्यवस्था है। तो विभिन्न विभिन्न जगहों पे वही लैंड है, वही सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो उत्पादकता है वो बहुत कम पाया जाता है या उसमें बहुत ज्यादा असमानता पाई जाती है। तो इतने सारे जो रीजन है आप देखते हैं जैसे कृषि के स्वरूप कैसा है, तो ये सारे आज हमारे वर्तमान में जो कृषि है उसका स्वरूप पाया जाता है, और ये सारे कहीं ना कहीं रीजन है जो जिम्मेदार है हमारे कृषि के पिछड़े होने का। ये आपने देखा कि हमारी कृषि किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान देती है। अगर हम इसको और बेहतर कर ले तो इन सारे क्षेत्रों में हम बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं और शायद कुछ नया करके दिखा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि युवा वर्ग भी कृषि की तरफ जो है प्रोत्साहित नहीं होता या उसमें कुछ नया, कुछ बेहतर नहीं करता। हमारे लोग भी आज भी वही पुरानी सोच के साथ कृषि करते हैं कि जैसे तैसे जीवन निर्वाह हो जाए, कुछ नया इनपुट नहीं उसमें डालते या कुछ बेहतरीन चीजें नहीं करते जैसे इसराइल वगैरह में होता है। मानो उसके लिए पैसे की, पूंजी की और टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। तो इसी वजह से शायद ये भी एक बड़ा रीजन है कि हो नहीं पाता है। लेकिन इसमें बहुत सारा रीजन है, गरीबी तो है ही, लेकिन हम जागरूक भी नहीं हो रहे हैं या हम रुचि भी नहीं दिखा रहे हैं कृषि
कृषि में, नहीं तो शायद और भी बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों और भी पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं कृषि आदान। कृषि आदान मीन्स होता है एग्रीकल्चर इनपुट, यानी कि कौन कौन सी चीजें हम कृषि में लगाते हैं और वहां से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्नत किस्म के बीज, यानी कि अगर बीज उन्नत किस्म के होंगे तो उनका जो उत्पादन है वो ज्यादा होगा, वो अच्छी उत्पादकता देंगे। जैसे आपको पता है हरित क्रांति आने के पहले हमारे यहाँ जो बीज थे वो उत्पादन बहुत कम देते थे, छोटी बालियां आती थी और उन बालियों में बहुत कम दाने होते थे और वो जो है बहुत अच्छा उनका एक तरीके से ग्रोथ भी नहीं होता था। तो हमें उतने ही लैंड में इतना कम उत्पादन प्राप्त होता था कि लोग जो है 2 टाइम की रोटी भी उससे नहीं उपलब्ध करा पाते थे। तो उन्नत किस्म की जो बीज है जब आई हरित क्रांति के बाद जो विश्व में हरित क्रांति आया, नानो बोरलॉग के द्वारा बनाई गई नई तकनीकी के बीज, वो जब इंडिया में आया तो उत्पादन इतना ज्यादा हुआ कि हम वहां से धीरे धीरे अपने आप को आत्मनिर्भर करने में सक्षम हो गए थे। तो उन्नत जो बीज है ये भी क्या है, कृषि का इनपुट है या आदान है। और इसके अलावा आप देखेंगे उर्वरक, आप जानते ही हैं उर्वरक जो है कृषि के लिए आजकल कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो उर्वरक के बिना तो कृषि हो नहीं पाती है। उर्वरक जब जितना ज्यादा लोग उर्वरक का उपयोग करते हैं उतना ज्यादा उत्पादन देता है। लेकिन हाँ इसके कुछ जो है आप देख रहे हैं एक तरीके की कमियां भी सामने आ रही है। पानी प्रदूषित हो रहा है क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा दिनों तक उन चीजों को धारण नहीं कर सकती, वो नीचे छन छन करके चले जाते हैं और पानी में प्रदूषण होता है। लेकिन आज भी बहुत सारी जनसंख्या जो है वो गरीब है, जो कृषि करती है उसको ये जो उर्वरक होती है प्राप्त नहीं हो पाते हैं या वो परचेज नहीं कर पाते हैं और कृषि में उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो ये भी रीजन होता है कि उत्पादन अच्छा नहीं होता। यानी कि अगर खेती में जैसा कि मिट्टी में जरूरत हो, अगर मिट्टी का जांच किया जाए और पता चले कि उसमें फास्फोरस की कमी है या नाइट्रोजन की कमी है या उसमें पोटास की कमी है या और किसी चीज की कमी है, वो जांच करके और फिर जिस चीज की कमी हो उसको हम मिट्टी में मिलाएं तो हम बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज भी किसान में जागरूकता की कमी है, वो नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें क्या खेत में डालना है। यानी कि वो ज्यादातर यूरिया का उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, जो पता भी नहीं होता कि खेत को यूरिया की जरूरत है भी या नहीं। लेकिन वो ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए ज्यादातर यूरिया ही जो है खेत में डालते हैं और बाकी उर्वरकों की अपेक्षा यूरिया उनको सस्ता भी लगता है या सस्ता है मार्केट में। लेकिन आपको पता है हमारे इंडिया का एकमात्र या पहला राज्य जो जैविक कृषि करता है सिक्किम। 2016 में ही उसने वहाँ पे जैविक कृषि शुरू कर दिया है और जो राज्य है वो पूरी तरह से जैविक कृषि पे है। तो अगर हम कुछ इस तरह का बेहतर वर्क करते हैं यानी कि उर्वरक जो है वो जैविक डालते हैं खेतों में, तो हमारा आज हमारा भविष्य दोनों सिक्योर होगा, हमारा सेहत भी अच्छा होगा, इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा। और ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही बेहतर प्रयास है अगर हम इसे जो है उपयोग में लाते हैं, यानी कि उर्वरक का उपयोग करते हैं लेकिन वो जैविक उर्वरक हो तो बहुत ही बेहतर किया जा सकता है। आगे है कृषि मशीनीकरण, यानी कि किसी में आज भी मशीनीकरण की जो है कमी है। यानी कि सिंचाई के लिए हम मानसून पे क्यों निर्भर हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छे किस्म के नलकूप नहीं है या नलकूप की व्यवस्था हर किसान के पास नहीं है कि वो अपने खेतों की सिंचाई कर सके, या उनके पास ट्रैक्टर थ्रेसर जैसी चीजों की उपलब्धता नहीं है कि वो आसानी से खेत की जुताई करके या अच्छे से खेत की जुताई करके बीज को लगा सके और उसको अच्छे से साफ करके प्राप्त कर सके। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है वो हमारे किसान गरीब किसान भाई के पास आज भी उपलब्ध नहीं है और ज्यादातर जो किसान है वो ऐसे ही है जिनके पास इन टेक्नोलॉजी का आज भी अभाव है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि वो अपने खेत से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय साख और सुविधाएं। ये इसका मतलब होता है कि कृषि को बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते हैं या कहिए कि जो लोग कृषि करते हैं उनके पास वित्त का अभाव होता है और उन्हें आसानी से लोन भी नहीं मिल पाता। ज्यादातर जो लोग हैं स्थानीय लोगों से लोन लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि जमींदारों से, साहूकारों से या अपने रिश्तेदारों से या अपने गाँव के बड़े जो वर्ग के लोग होते हैं उनसे लेने का कोशिश करते हैं, जो कि आसानी से मिलता भी नहीं है और उसमें लोग ब्याज ज्यादा लेते हैं जिससे उन्हें जो है और भी असुविधा होती है। बैंकों में जो आते हैं स्कीम्स, जो चीजें गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती हैं जिससे कि किसानों को फायदा हो, जागरूकता की कमी होने की वजह से वो उसे समझ नहीं पाते हैं कि हम वहाँ से जो है ले लें लोन पे और जो है कार्य कर लें। और बहुत जगह तो बैंकों में आसानी से गरीब किसानों को लोन भी नहीं मिलता है। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि अगर ये सारी चीजें हों, वित्त की व्यवस्था हो और कृषि में तकनीकी हो, उन्नत किस्म का बीज हो, अच्छे उर्वरक हो, तो ये सारी चीजें अगर कृषि में इनपुट किया जाए तो हमें अच्छा आउटपुट प्राप्त हो सकता है। और आपका नेक्स्ट है कीटनाशक दवाइयाँ।
आपको पता है वर्तमान में खेतों में या कि फसलों में बहुत ज्यादा रोग लगने लगे हैं। ऐसे में जो गरीब किसान हैं वो फसल तो उगा लेते हैं, लेकिन जब उसमें रोग लग जाता है तो उसमें इतना पैसा नहीं होता या इतनी उपलब्धता नहीं होती कि जो कीटनाशक है उनका उपयोग करके अपनी फसलों को बचा सके। तो कृषि में इन सारी चीजों के साथ साथ कीटनाशकों की व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि इनका बहुत ज्यादा प्रयोग करने से हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। एक तो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, मिट्टी के लिए भी ठीक नहीं है, हवा के लिए भी ठीक नहीं है और पानी के भी लिए ठीक नहीं है। तो किसी चीज के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी इनकी जरूरत जो है बहुत ज्यादा पड़ती है। नहीं तो फसल जो है वो कीट या जो रोग होते हैं जो फसलों को लगते हैं उनको बर्बाद कर देते हैं। तो आज भी ये रीजन है कि जो है गरीब किसान उनके पास कीटनाशकों की जो है कमी है, जिसकी वजह से उनके फसल सुरक्षित नहीं रहते हैं या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आगे है सिंचाई, यानी कि हमारे यहाँ जो आपने देखा कृषि आदान यानी कि इनपुट तो चाहिए, साथ में सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। सिंचाई में आप देखेंगे 3 तरह की परियोजनाएं होती हैं सिंचाई की। एक बृहद परियोजना होती है जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो है लैंड पे आप देखेंगे 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर अप्लाई होती है बृहद सिंचाई परियोजना। और दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजना। ये जो है ये 2,000 हेक्टेयर से लेकर के या 10,000 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि में लागू है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ऐसे ही बिल्कुल आंकड़े के साथ एग्जाम में आया हुआ है कि मध्य सिंचाई परियोजना में या मध्यम सिंचाई परियोजना में कितने हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2,000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर भूमि को मध्यम सिंचाई परियोजना में लागू किया गया है। और आपका है छोटी सिंचाई परियोजना, इसमें 2,000 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि को जो है लिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बृहद में 10,000 से प्लस है, मध्यम से 2,000 से 10,000 के मध्य है, और जो आपका लक्ष्य है ये 2,000 हेक्टेयर से कम जो लैंड है उनको लिया गया है। नेक्स्ट जो है भारतीय कृषि क्षेत्र की समस्याएं, यानी कि वर्तमान में कौन सी समस्या है जो हमारी कृषि की हैं, जिसको दूर करके हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो इस समस्याओं में आप देख सकते हैं परंपरागत दृष्टिकोण, यानी कि आज भी हमारी वही सोच बनी हुई है जो प्राचीन काल में थी कि जो कृषि है इससे हम धान गेहूं या जो है दलहन तिलहन उगा करके अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इंसान जो है आज भी जो किसान है वो ये नहीं सोच पाते कि हम क्यों ना खेतों में कुछ ऐसी चीजें ऐसी फसलें उगाएं जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा पूंजी की प्राप्ति हो और अपने जीवन स्टैंडर्ड को बेहतर कर सके। जैसे फूलों की खेती हो गई या फलों की खेती हो गई या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जैसे कि आप देखती हैं इजराइल वगैरह में किया जाता है कि जो है छोटे छोटे पौधों में बहुत सारा सब्जियों का उत्पादन कर लेना। तो इस तरह की कृषि पे हम आज भी ध्यान नहीं देते हैं। हम आज भी वही गेहूं चावल दलहन तिलहन में जो है अटके हुए हैं या कहीं उसी सोच के साथ बधे हुए हैं, और जो भी उत्पादन हो जाता है किसी तरह लोगों का या परिवार का पेट भर जाए इसी सोच के साथ जी रहे हैं। ये भी सोचते कि हम उसमें कुछ ऐसा बेहतर करें कि वहां से हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो, या ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करें कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हमें ज्यादा प्राप्त हो और अधिशेष को हम मार्केट में बेच करके अच्छा पूंजी प्राप्त कर सके। तो आज भी जो कृषि है वो परंपरागत या प्राचीन सोच के साथ हम करते हैं, इसी वजह से हम कुछ बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा इस समस्या के साथ दूसरी समस्या है वित्त का अभाव, यानी कि पैसे की कमी है। आपको पता है आज भी जो है किसान छोटे छोटे लैंड के साथ जी रहे हैं, जो किसी तरह अपने परिवार का जो है कृषि से भरण पोषण कर पाते हैं, यानी कि पेट भर पाते हैं। बाकी चीजों के लिए उन्हें दूसरी चीजों पर जो है निर्भर होता है। लेकिन कृषि में अच्छे बीज के लिए खरीदने के लिए पैसे चाहिए, खाद के लिए पैसे चाहिए, कीटनाशकों के लिए पैसे चाहिए, सिंचाई के लिए पैसे चाहिए, खेत की जुताई करानी है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। दोबारा फिर कृषि में जो है ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए फिर से वित्त की जरूरत होती है। तो जब कृषि का जो क्षेत्र है बहुत छोटा है और परिवार बहुत बड़ा है और उत्पादन इतना नहीं हो पाता कि अधिशेष हो और उसको हम सेव कर सके या कुछ पैसे या जो है अनाज बचा के रख सके नेक्स्ट ईयर के निवेश के लिए, तो ऐसे में हमें पूंजी की बार बार जरूरत पड़ती है और ये पूंजी हमें आसानी से प्राप्त नहीं होता। तो ये भी रीजन है जो कृषि है वो बहुत पिछड़ा हुआ है भारत में। नेक्स्ट जो है छोटी एवं बिखरी हुई जोतें, ये बिल्कुल आज बहुत बड़ी समस्या है। आप देखेंगे, आप अगर कहीं से भी बिलोंग करते हैं आपको पता होगा हर परिवार के छोटे छोटे टुकड़े में जो जमीनें हैं वो बटी रहती हैं और उनमें काफी डिस्टेंस होता है। तो हर छोटे टुकड़े में अच्छे किस्म से जो है बीज लगा पाना, सब जगह सिंचाई कर पाना और इन सारी चीजों का व्यवस्था कर पाना प्रॉब्लम जो है होता है। तो अगर आप देखते हैं बच्चे कि अगर इन सारी चीजों को यानी कि जो छोटी छोटी जोतें हैं इनको इकट्ठा करके एक जगह कर दिया जाए
तो किसान एक ही जगह जो है नलकूपों की व्यवस्था करके सारे खेत की सिंचाई कर सकता है। एक ही बड़े लैंड में वो देखभाल भी कर सकता है, पशुओं से सुरक्षा कर सकता है, और एक ही जगह पे अगर वो वर्क करेगा तो अपनी कृषि पे ज्यादा ध्यान दे पाएगा या बेहतर कार्य कर पाएगा। लेकिन अभी तक ये समस्या हल नहीं हो पाई है। आजादी के बाद से आप देखते हैं चकबंदी जो है शुरू तो हुआ है, लेकिन आज भी जो है किसानों के खेत वो बिखरे हुए हैं, चाहे वो जागरूकता की कमी हो, चाहे नीतियों की कमी हो, या जो भी कमियां हो, लेकिन आज भी ये परेशानी लोगों के बीच बनी हुई है कि जो खेत हैं वो छोटे छोटे खंडों में बटे हुए हैं और काफी दूरी दूरी पे होते हैं, जिससे हर जगह बहुत बेहतर वर्क नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका सिंचाई के अस्थायी स्रोतों का अभाव। आपको पता है कि जो हमारा कृषि है इसमें ज्यादातर लोगों के पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। हम आज भी क्या है, मानसून पर निर्भर है, बरसात पर निर्भर है, यानी कि हमारे पास ऐसी कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है कि अगर पानी की उपलब्धता ना हो तो हम वहां से पानी प्राप्त कर लें। तो ये भी एक बड़ा परेशानी है कि अगर खेत में सब कुछ लगा दिया और टाइम टाइम से सिंचाई नहीं हुआ तो पौधे का ग्रोथ नहीं होगा, अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। यानी कि वो सारे इनपुट जो कृषि के लिए जरूरी होते हैं उन्हें टाइम टाइम से प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है। उसमें से अगर एक भी चीजें समय से प्राप्त नहीं होती पौधों को तो वो अच्छा उत्पादन नहीं देते और मिला जुला करके बहुत नुकसान हो जाता है। आप जानते हैं आपदाओं के आने से या आजकल पशुओं के जो है फसलों के नष्ट कर देने से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और कृषि ऐसा चीज है उसमें जितना भी उत्पादन कीजिए अगर कुछ बेहतर नहीं कर रहे हैं तो आप बस उसमें इतना ही उत्पादन कर पाएंगे बस आपके परिवार का पेट भर सकता है। लेकिन अगर उसमें कुछ बेहतर करते हैं तो ही आपको उससे प्राप्त होगा, वरना इतना ज्यादा प्रॉब्लम रहता है कृषि में कि खेत में बीज लगाने से लेकर के उसको काटने तक इतनी सारी समस्याएं आती हैं, और उसमें से अगर कोई भी समस्या फसलों को डिस्टर्ब कर गई तो फिर फसल किसानों के हाथ से चले जाते हैं, चाहे वो बुआई या सिंचाई ना हो पाए या टाइम से खाद ना मिल पाए या अच्छी किस्म की उसमें बीज का उपयोग ना हो पाए या कीटनाशकों का उपयोग ना हो पाए या फसल कटाई तक अगर बारिश हो गया या और कुछ प्रॉब्लम आ गई तो भी फसल क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी कि बहुत रिस्की काम है कृषि करना, बहुत रिस्क होता है इसमें। तो जब तक फसल कट के घर पे ना आ जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते कि हमारा फसल किस वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये बहुत रिस्की काम होता है। नेक्स्ट है निम्न कृषि जो है निम्न कृषि यंत्रीकरण, यानी कि जो कृषि में है आज भी यंत्रीकरण यानी कि टेक्नोलॉजी का बहुत कम उपयोग होता है। आगे है अच्छी एवं व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव है, यानी कि आज भी हमारे यहाँ विपणन मीन्स होता है सामानों को जो है आयात निर्यात करना या एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचाना। जैसे आपको पता है जो किसान है वो खेती में उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त नहीं होता। यानी कि इतना मेहनत करने के बाद, इतनी सारी चीजें लगाने के बाद, बीज बोने के बाद, सिंचाई करने के बाद, खाद और कीटनाशक के बाद और उसकी फिर जो है कटाई और सफाई करने के बाद अगर उन्हें अच्छा जो है उसका मूल्य ना मिले तो फिर उनका सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है और उन्हें कुछ भी बेहतर ना मिल पाने की वजह से दोबारा वो निवेश नहीं कर पाते। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि किसानों को आज भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करने के बाद भी गवर्नमेंट के वो अच्छी कीमत नहीं पाते, क्योंकि जो होता है मंडी वो उसी गांव से बहुत दूर होता है और किसानों के पास इतना ज्यादा उत्पादन नहीं होता कि वो उसको ले जाकर के मंडी में बेचे। छोटे छोटे खेतों से थोड़ा थोड़ा उत्पादन होता है और उसमें बहुत थोड़ा अधिशेष होता है जिसको लेकर के वो मंडी तक नहीं पहुंच पाते और जो बिचौलिए होते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं, वो उनके जो अनाज है बहुत कम कीमत पे खरीदते हैं, जिससे उन्हें बहुत बेहतर जो है इनपुट नहीं मिल पाता या आउटपुट नहीं मिल पाता और जो है ये नुकसान की वजह से लोग कृषि से आज जो है हतोत्साहित होते चले जाते हैं और उसमें कुछ बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो एक रीजन है व्यवस्थित विपणन प्रणाली का ना होना। अगर ये विपणन प्रणाली और व्यवस्थित होती है और हर किसान को अच्छा जो है उसका दाम प्राप्त होता है, यानी कि कीमत मिलता, मूल्य मिलता, तो शायद और भी बेहतर हो सकता था। इसके अलावा कृषि भूमि का जो है शक्ति से मतलब शक्ति का ह्रास, कृषि भूमि की शक्ति का ह्रास। मैंने आपको बताया कि जब ज्यादा कृषि में खाद का उपयोग कर देते हैं या सिंचाई बहुत ज्यादा कर देते हैं या कीटनाशकों का बहुत ज्यादा उपयोग कर देते हैं या उत्पादन हम तो कर रहे हैं लेकिन उसमें इन सारी चीजों दोनों रीजन होता है बच्चे। अगर कोई बड़ा आदमी है, अमीर व्यक्ति है, तो क्या करेगा, उर्वरकों का, कीटनाशकों का, सिंचाई का बहुत ज्यादा उपयोग करेगा और ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है, मिट्टी क्षारीय या अम्लीय हो जाती है। और इस तरह की स्थिति आप देख सकते हैं पंजाब और हरियाणा जहाँ पे बहुत ज्यादा उत्पादन होता है वहाँ पे इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग भी किया जाता है, इससे भी मिट्टी की गुणवत्ता घटती चली जाती है। और दूसरा रीजन जो गरीब इंसान है वो सिर्फ उत्पादन करता रहता है, उसमें खाद और इन सारी चीजों को उपलब्धि नहीं करवा पाता, तो ऐसे में भी मिट्टी क्या होती है, अनउपजाऊ हो जाती है। एक व्यक्ति ज्यादा दोहन कर ले रहा है
उसके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, तो वो ऐसी चीजों का इतना ज्यादा उपयोग कर रहा है जो मिट्टी बहुत ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती या झेल नहीं सकती। और दूसरा व्यक्ति गरीब है जिसके पास व्यवस्था ही नहीं है कि वो खाद, सिंचाई और कीटनाशकों का उपयोग करके अपनी गुणवत्ता को बनाए रख सके। वो सिर्फ उत्पादन ही करता रहता है हर साल और धीरे धीरे उसके भी खेत की मिट्टी का जो उर्वरता है वो घट जाता है। तो दोनों लोग जो है मिट्टी की उर्वरता को घटा रहे हैं, चाहे वो गरीब हो और चाहे वो अमीर हो। आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों यहाँ तक हो गया आपका कृषि भूमि की शक्ति का ह्रास हो रहा है, यानी कि जो गरीब है वो भी कर रहा है, जो अमीर है वो भी कर रहा है। इसमें एक और भी पॉइंट है, अपर्याप्त भंडार और परिवहन की मतलब जो असुविधा है। आप जानते हैं जो अनाज है आज भी ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है कि जो अनाज उत्पादन हो भी जाते हैं इतनी सारी परेशानियों के बाद वो अनाज का भंडारण नहीं हो पाता है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर देती है, जिससे उत्पादन लोग थोड़ा सा प्रोत्साहित होकर के करते हैं और उसको बड़े पैमाने पे खरीदा जाता है और उसको ले जाकर के स्टोर किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि आज भी सारी चीजों की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। लाखों टन जो अनाज है वो सड़ जाते हैं या चूहों और बाकी जानवरों के द्वारा, जीवों के द्वारा उसको खा लिया जाता है और इसका सही भंडारण और देख रेख नहीं हो पाता है। तो ये भी एक बड़ी परेशानी है कि भंडारण की व्यवस्था नहीं है, या कहिए कि जो भंडारण की व्यवस्था है ये बहुत कम है। इसे और भी ज्यादा करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अनाजों का संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा आप देख रहे हैं परिवहन की असुविधा है, यानी कि जो गाँव के गरीब लोग हैं उनके पास सुविधा नहीं होती कि उस परिवहन के द्वारा वो अपने अनाज को सही जगह पे पहुंचा सके और उससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो आज भी इन सारी परेशानियों से हम जूझ रहे हैं। नेक्स्ट जो है भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार, वो कौन सी चीजें हैं जिसको करके हम अपने कृषि में सुधार कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके युवा वर्ग के लिए जो कुछ बेहतर कर सकते हैं वो इस चीजों को जरूर ध्यान देंगे। संस्थागत सुधार, यानी कि वो सुधार जो संस्थाओं के द्वारा की जा सकती है कृषि में, वो सुधार कौन कौन से हैं। एग्जाम में ये आया है कि संस्थागत सुधार कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं मध्यस्थों का उन्मूलन। मध्यस्थों का उन्मूलन मीन्स होता है जमींदार, कोई जमींदार नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो किसानों का शोषण करे, यानी कि गवर्नमेंट हो, सरकार हो और दूसरा किसान हो, जो उत्पादन करे सीधे गवर्नमेंट को बेचे। ये नहीं कि बीच में बिचौली जो होते हैं, जो आप देखते हैं बनिया के रूप में या साहूकार के रूप में आज भी है गाँव में, वो जाकर के छोटे छोटे किसानों से उनके थोड़े से जो उत्पाद होते हैं उसको खरीद लेते हैं बहुत कम कीमत पर और उसे ले जाकर के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पे बेचते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, या उससे महंगी कीमत पे भी वो बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। तो ये जो मध्यस्थ हैं इनको नहीं होना चाहिए। अगर ये ना हो तो किसानों को और प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरा जो जमींदार है, आजकल आप देख रहे हैं जमींदार तो बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन जो बहुत कम लोग हैं जिनके पास लैंड बहुत ज्यादा है और उनके खेतों में लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं और वो उस उपज का बहुत कम हिस्सा उनको देते हैं, ज्यादातर उपज का हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। यानी कि जो किसान है अगर उनको लैंड मिले और उस पर वो उत्पादन करे और उत्पादन का जो सरकार है वो सही कीमत दे पाए तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये एक रीजन है। दूसरा है आप देख रहे हैं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। ये तो आपको बताया ही मैंने कि ये प्रथा जो है ये उन्मूलन होना चाहिए। आजादी के बाद इसको उन्मूलन किया भी गया है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी जमींदारी प्रथा और जो है महलवाड़ी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा जैसी चीजें लागू की थी, लेकिन आजादी के बाद इसको उन्मूलन करने का पूरा प्रयास किया गया है। लेकिन आज भी जो जमीन का मालिक है ज्यादातर वो बहुत कम लोग हैं और वो अपने आप को जमींदार जैसी ही स्थिति में समझते हैं। नेक्स्ट है बच्चे लगान का नियमन, यानी कि जो लगान है उसको नियमित किया जाए, यानी कि वो कितना होगा, वो स्थिर हो, उसकी जो रेट है या जो है वो बहुत कम होना चाहिए। हालांकि जो गवर्नमेंट है वो काफी प्रोत्साहन करती है कृषि को, लेकिन और ज्यादा प्रोत्साहन करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी हमारे देश का जो आधार है वो कृषि है। तो ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है भूमि में भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण या सहकारी खेती। भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण क्या होता है, यानी कि बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा लैंड है जिसका वो उपयोग भी नहीं कर पाते हैं और वो बंजर के रूप में या यूजलेस लैंड के रूप में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लैंड है उसकी उच्चतम सीमा को निर्धारित कर दिया जाए, इससे ज्यादा लैंड कोई नहीं रख सकता है और जो एक्स्ट्रा लैंड हो उसको लेकर के छोटे छोटे किसानों में बांट दिया जाए, ताकि उस जो भूमि का है ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके और बहुत सारे लोगों का जो जीविकोपार्जन है वो हो सके। आखिर वो लैंड यूजलेस है या उनका कोई उपयोग नहीं है और एक व्यक्ति के पास इतना ज्यादा लैंड है तो फिर वो उसका उपयोग भी नहीं कर पा रहा है, और वही कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है कि उसका उत्पादन करके अपना पेट भर सके। तो ऐसे
अच्छे लोगों को लैंड प्रोवाइड किया जाए। तो यही एक तरीका है, हम अपनी खेती का या लैंड का भरपूर उपयोग कर सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। और जो है लास्ट सहकारी खेती। सहकारी खेती में क्या होता है? सहकारी मीन्स होता है साथ साथ मिलकर के कार्य करना। सहकारी यानी कि साथ साथ मिलकर के कार्य करना, यानी कि छोटे छोटे जो लैंड है, किसान जो है गरीब है, सीमांत किसान है ज्यादातर, जिनके पास बहुत छोटा लैंड होता है, तो अगर कई सारे किसान मिलकर के अपने लैंड को एक साथ मिला दें और जो है बड़ा लैंड के रूप में उसको परिवर्तित कर दें और सारे लोग मिल करके उसमें अच्छे किस्म के बीज, पानी, कीटनाशक और उर्वरक, ये सारी चीजों का उपयोग करके उस वहां से उत्पादन करें तो बहुत बेहतर उत्पादन हो सकता है, बहुत अच्छा वहां से इनपुट प्राप्त किया जा सकता है। तो सहकारी जो कृषि तरीका है ये बहुत बढ़िया तरीका है, इसको जरूर प्रोत्साहन करना चाहिए। इससे जो मेड़, छोटे छोटे जो खेत होते हैं उसमें मेड़ बहुत ज्यादा पड़ते हैं, मेड़ मीन्स होता है बाउंड्री, तो वो जो होता है वो भी एक बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेता है। तो इससे क्या होता है, वो सारे मेड़ या बाउंड्री जो बनाने वाले एरिया होते हैं वो हट जाते हैं और वो भी आपकी कृषि में यूज हो जाते हैं। दूसरा, उसमें से कोई गरीब है या कम लोग है उसके यहाँ और सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो वो ज्यादा इनपुट निकाल सकते हैं। वहीं पे कोई होगा जो अच्छा करता होगा, कोई कम करता होगा, कोई मतलब जो है बहुत कम करता होगा। अब ये तीनों लोग साथ में अगर मिल जाते हैं तो एक बहुत बेहतर इनपुट निकाल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो सहकारी जो कृषि है ये करके हम अपने कृषि की स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। तो ये तो हो गए संस्थागत सुधार जो कि संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है तकनीकी सुधार। वो कौन से तकनीकी सुधार है जो करके हम कृषि को अपने बेहतर कर सकते हैं? तो आप इसमें देखिए कृषि का आधुनिकीकरण करना, यानी कि जो भी चीजें हैं कृषि में आधुनिक चीजों का जो है उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। जो फसल चक्र है उसमें परिवर्तन किया जाए, मिश्रित कृषि किया जाए, अंतरा फसलीकरण किया जाए और जो फसल है सिर्फ दाल मतलब जो है वहाँ पे दलहन, तिलहन और गेहूं, चावल के अलावा दूसरी चीजों का भी उत्पादन करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो बहुत बेहतर परिणाम आएगा। आगे है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, यानी कि ज्यादातर जो गरीब किसान है वो वही परंपरागत बीजों का उपयोग करते हैं। एक बार वो खरीद के ले आते हैं और बार बार उसी बीज को, पुराने बीज को ही वो खेत में लगाते रहते हैं, जिससे उत्पादन अच्छा प्राप्त नहीं होता। अगर हर साल उनको उन्नत किस्म के बीज प्रोवाइड किए जाए या वो परचेज कर पाए तो हर साल वो बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये करके भी हम अपने कृषि के उत्पादन को बेहतर कर सकते हैं, यानी कि चाहे वो गवर्नमेंट या कैसे भी, अगर उन्हें हर साल ये चीजें प्रोवाइड की जाए तो अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक खाद का प्रयोग, यानी कि बहुत सारे किसान हैं, मैंने अभी बताया कि दोनों लोग कृषि का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो बड़े लोग हैं वो बहुत ज्यादा खाद डाल देते हैं, इसलिए जो मिट्टी है वो उसर हो जा रही है, अम्लीय हो जा रही है, और जो गरीब है वो बिना किसी खाद का उपयोग किए इतना ज्यादा कृषि कर लेता है कि उसकी भी मिट्टी जो है वो उसर हो जाती है। तो चूंकि ज्यादातर जो किसान है वो सीमांत किसान है या गरीब किसान है जो इन सारी चीजों को उपलब्ध नहीं करा पाते मिट्टी में, तो ऐसे में अगर उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड हो तो वो अपने जो है खेत की मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखें और वहां से उत्पादन ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। ये भी एक बड़ा रीजन है, आजकल फसलों में रोग बहुत लगते हैं। सब कुछ करने के बाद अगर रोग लग गया तो भी हमें कृषि में से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, हमारा फसल बर्बाद हो जाता है। तो वो सारी चीजें जो कृषि के लिए जरूरी है, मैंने अभी आपको कहा कि सबसे ज्यादा जो रिस्की काम है वो कृषि है। फसल बोने से यानी कि बीज लगाने से लेकर के जब तक वो कट के घर ना आ जाए तब तक उसमें रिस्क बना रहता है और कोई भी स्टेप में अगर थोड़ा सा भी चूक होता है तो हमारी कृषि जो है वो नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कीटनाशकों का भी उपयोग होना चाहिए। वैज्ञानिक खेती जो है खेती प्रबंधन और खेती की यांत्रिकृत साधन, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, मिट्टी का जांच करवाएं और पता करें कि उसमें किन चीजों की कमी है और किन चीजों की अधिकता है। जिसकी अधिकता है उसको रहने दें और जिसकी कमी है उसको हम मिट्टी में डालें तो हम उत्पादन ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। और वैज्ञानिक विधि से अगर ये सारी चीजें करेंगे कि सिंचाई की कितनी जरूरत है और किन जो है इसको पदार्थों की जरूरत है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के काम करें तो हम बेहतर कर सकते हैं। आगे है सामान्य सुधार, यानी कि वो सामान्य सी चीजें कौन सी है जिनको हम कृषि में हमें सुधार करके बेहतर मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं सिंचाई की सुविधा, यानी कि जो सिंचाई की सुविधा है वो सबको प्रोवाइड की जाए, क्योंकि हमारे जो कृषि है वो आज भी मानसून पर निर्भर है। तो अगर सिंचाई की सुविधा होगी तो भी हम अच्छा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। साख उपलब्ध कराना, यानी कि वित्त या पैसे उपलब्ध कराना, ताकि जो किसान है वो सिंचाई का उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग कर सके। अच्छे भंडारण की व्यवस्था, यानी कि इतनी मेहनत के बाद जो उत्पादन होता है और जो है किसान बेचते हैं उसका अगर भंडारण नहीं हो पाता तो भी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो इतने मेहनत के बाद जो अनाज उत्पादित होते हैं कम से कम उनके भंडारण की व्यवस्था तो अच्छी होनी चाहिए कि वो सुरक्षित रहें और उसका हम आगे यूज कर सकें।
और जो लास्ट है वो अच्छी विपणन की व्यवस्था, यानी कि उत्पादन हो गया तो वो सही जगह पे टाइम से पहुंच सके, प्रसंस्करण वाले क्षेत्रों में पहुंच सके, शीत गृहों में पहुंच सके, वहां से फिर जरूरतमंदों तक पहुंच सके। ये अगर अच्छी विपणन की व्यवस्था हो तो भी जो है कृषि के उत्पादों को हम जो बेहतर जगह पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप डेली जीते हैं, डेली फील करते हैं। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और वीडियो को 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको अलग से कुछ भी रटना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। तो बच्चों आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू।